Hello everyone, welcome to today's session. I am Gajul and in this video we are going to start with accounting principles. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया था, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी हमने देखा था। तो आई होप आप यहाँ पे कंसेप्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसको समझ गए होंगे and we are ready to move ahead. So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you, and if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with accounting principles. तो अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम कहते किसको हैं, उसके बाद यहाँ पे जो 10 डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे यही 10 वो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे बिजनेस एंटिटी, देन मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअलिटी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अब यहाँ पे यही 10 डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो कंसेप्ट है उसको हम समझते हैं पहले। तो अब जो प्रिंसिपल है उसको हम लॉ या फिर रूल्स से समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे रूल्स होते हैं या लॉज हो सकते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनका यूज़ करके यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पे अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं, ऐसे लॉज हैं जिनका यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकती हैं, जिनको यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब यहाँ पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे गैप को कि यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये। मतलब यहाँ पे क्योंकि अब जो अकाउंटिंग है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे मैन मेड हैं। यहाँ पे ये फिजिकल साइंस से डिफरेंट होता है, सोशल साइंसेस जो हैं वो फिजिकल साइंस से डिफरेंट हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो मैन मेड हैं और ये जनरली एक्सेप्टेड है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मेकिंग है वो यहाँ पे इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज़ करके मेक होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस से और यहाँ पे रीजनिंग से ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो अराइज हुए हैं, जिनका यूज़ करके यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक कर सकती हैं या फिर जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकती हैं और अल्टीमेटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक कर सकते हैं। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक क्लास है जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं लेट्स से। तो अब यहाँ पे उन 3 स्टूडेंट्स में से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 96 आउट ऑफ 100 हैं लेट्स से। ये जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स हैं, इसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 96 हैं और यहाँ पे ये जो थर्ड स्टूडेंट है इसके मार्क्स हैं 97 परसेंटाइल। तो अब क्या हम ये देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा और कौन थर्ड होगा? अब ये क्योंकि हमने एक छोटा नंबर लिया है, यहाँ पे छोटा सिंपल साइज लिया, इसीलिए हम यहाँ पे ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन फर्स्ट सेकंड या थर्ड होगा। लेकिन अब अगर ये लार्ज नंबर होता तो उस केस में ये डिफाइन करना टफ होता, क्योंकि यहाँ पे जो ये तीनों स्टूडेंट्स हैं इनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे सेम स्केल पर नहीं है।
ये फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स यहाँ पे 96 आउट ऑफ 100 हैं। ये जो सेकंड स्टूडेंट है उसके मार्क्स 96 हैं, 96 एवरेज है उसके मार्क्स का। जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका ये एवरेज है। और यहाँ पे जो थर्ड स्टूडेंट है उसके मार्क्स परसेंटाइल में हैं। तो अब यहाँ पे हमें पहले एक सेम स्केल पर इन मार्क्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज टर्म्स में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे इस स्टूडेंट के 96% मार्क्स हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कौन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे एक सेम पैरामीटर हमें चाहिए होता है, जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज को देखा, जिस पे हम यहाँ पे सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब आपको याद होगा हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे यूज़र्स को स्टडी किया था कि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट रूल्स को यूज़ करेंगी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक करने के लिए। हो सकता है उन्होंने कोई डिफरेंट प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हो और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिफरेंट प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेक करे हों। तो यहाँ पे जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसमें यहाँ पे ओनर्स भी आते हैं, इंटरनल यूज़र्स में, एक्सटर्नल यूज़र्स में हमने देखा था वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, बैंक्स आ सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं इसको। तो अब इनके लिए ये जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इनके लिए यहाँ पे ये टफ हो जाएगा कि वो यहाँ पे सारे ही ऑर्गेनाइजेशन को सेम पैरामीटर पे जज कर पाए या फिर उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको वहाँ पर जज कर पाएँ। अब अगर डिफरेंट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए होंगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो उनकी जजमेंट जो है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है, वो वहाँ पे एस्टिमेट करना टफ होगा इन यूज़र्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनका यूज़ करते हैं सारे ही ऑर्गेनाइजेशन, ताकि यहाँ पे जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनके लिए कन्वीनियंट हो कि यहाँ पे वो इन सारे ही ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर, उनको सेम स्केल पर वो जज कर पाए। हमने यहाँ पे बैंक्स के एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर बैंक को यहाँ पे लोन सेंक्शन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो बैंक्स के लिए यही यूज़ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, परफॉर्मेंस देखने के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके डेट्स जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, क्या वो रीपे कर पाएगी अपने लोन को। तो इसीलिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको सेम पैरामीटर पे इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मेक किए गए, ताकि सारे ही ऑर्गेनाइजेशन सेम रूल्स को अडॉप्ट करके, सेम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक करें। जैसे हमने यहाँ पे क्लासरूम के एग्जाम्पल में लिया कि यहाँ पे अगर 3 स्टूडेंट हैं तो हमको उनके जो मार्क्स हैं, उनकी जो पोजिशन है उसको जज करने के लिए यहाँ पे उनको पहले सेम पैरामीटर पे इवैल्यूएट करना होगा, सबको ही परसेंटेज टर्म्स में लेना होगा या फिर सबको ही एवरेज में जज करना होगा, तभी हम यहाँ पे बता पाएंगे कि किस पोजीशन पे कौन सा स्टूडेंट है। तो इसीलिए सेम पैरामीटर को ही हमें थ्रू आउट द ईयर अडॉप्ट करना होगा, जिससे हम यहाँ पे जो ट्रू पोजीशन है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कि क्यों यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं और क्या रेलिवेंस है यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स का, और क्या पर्पज़ है यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मेक करने का। तो अब यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे रेलेवेंस, सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी एंड थर्ड है फिजिबिलिटी। तो अब यहाँ पे रेलेवेंस का मतलब है कि अब जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके लिए यहाँ पे रेलिवेंट होनी चाहिए वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे जो अडॉप्ट कर रही होंगे ऑर्गेनाइजेशंस वो। तो अब रेलेवेंस का मतलब है कि जो यूज़र्स हैं एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके लिए यहाँ पे वो यूज़फुल होने चाहिए, उनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होने चाहिए, ताकि वो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पोजीशन है उसको जज कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने देखा जो रेलेवेंस है उसमें हम यहाँ पे यूज़फुलनेस को देख रहे हैं कि जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके लिए यहाँ पे यूज़फुल होने चाहिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, पर्सनल बायस और जजमेंट से फ्री होने चाहिए ये प्रिंसिपल्स। यहाँ पे ये वेरीफाइबल भी होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे वेरीफेबिलिटी से भी है कि यहाँ पे उनकी जो करेक्टनेस है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो अकाउंटिंग
प्रिंसिपल्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो करेक्टनेस है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो करेक्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर किया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, पर्सनल जजमेंट से फ्री होने चाहिए, और वहाँ पे वेरीफेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी करेक्टनेस को हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजिबिलिटी कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन है या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फिजिबल मानेंगे। तो अब फिजिबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए ये प्रिंसिपल्स, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और यहाँ पे विद मिनिमल कॉस्ट होनी चाहिए। ज़्यादा कॉस्ट जो है वो रिकॉर्डिंग में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में नहीं आनी चाहिए, तभी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो फिजिबल हो पाएंगे, जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर पाएंगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो यही यहाँ पे एक बेसिक सिंपल कंसेप्ट था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कि क्यों यहाँ पे जो जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती हैं और उन्हीं को अडॉप्ट करके अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकती हैं, ताकि यहाँ पे ये यूज़र्स के लिए रेलिवेंट हो, यूज़र्स के लिए उनकी रेलिवेंस हो, और जो सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेम ही रूल्स का यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हों, ताकि वो सेम स्केल पर ही जज हो पाएँ। तो अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे मैन मेड है, यहाँ पे एक्सपीरियंस से और रीजनिंग से यहाँ पे डेवलप हुए हैं ये प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज हैं, कि यहाँ पे एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस और एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो रेलिवेंट चेंजेस हैं वो मेक कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 10 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए, ये यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी एक प्रिंसिपल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है दूसरे प्रिंसिपल से, तो इसीलिए इनकी इंटर रिलेटेडनेस को भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे अगर हम किसी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अगर कोई चेंज करते हैं तो दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी जो है वो उससे अफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं। तो अब यहाँ पे हम इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर जो बिजनेस एंटिटी है, जिसको हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से भी समझ सकते हैं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी है और जो उस बिजनेस एंटिटी के ओनर्स हैं उसकी सेपरेशन की हम बात करते हैं, कि यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी है और जो ओनर्स हैं वो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, टू सेपरेट पर्सन्स हैं। हम यहाँ पे इनको एक सिंगल एंटिटी नहीं मानते। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे बिजनेस एंटिटी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर्स अकाउंटिंग टर्म्स में। तो जब हम यहाँ पे अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी और ओनर्स को हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल को हम यहाँ पे कैपिटल को एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल यहाँ पे ओनर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के लिए वो यहाँ पे लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द ओनर। तो अब यहाँ पे ये भी रीज़न है यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का, कि हम यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस एंटिटी है, उसके लिए कैपिटल जो है वो एज लाइबिलिटी मेंशन करते हैं हम, और यहाँ पे हमें सेपरेशन करना होता है जो ट्रांजैक्शंस पर्सनल यूज के लिए हो रही हैं और जो बिजनेस यूज के लिए हो रही हैं उनको, तो इनकी सेपरेशन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए हो रही हैं उनको हम एज ड्राइंग मेंशन कर सकते हैं,
और इससे यहाँ पे जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस होती है, तो इसीलिए इसको हम एज ड्राइंग्स मेंशन करते हैं और यहाँ पे इसको हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जब हम इसको मेंशन करते हैं तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं कैपिटल में से। जो ओनर है और बिजनेस एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेपरेशन की बात हम करते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर। और ये जो सेपरेशन की बात हमने करी ये सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम करते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो ही यहाँ पे ये दोनों एंटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट मानी जाएंगी, ओनर्स और बिजनेस। और यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो उन सभी पे यहाँ पे ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है जिसमें सेपरेशन ऑफ ओनर्स एंड बिजनेस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे जो पर्पस है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का वो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो सेपरेशन के लिए भी यूज़ होता है कि यहाँ पे हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम सेपरेट कर पाएँ, इसलिए भी यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करना होता है। सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर रिकॉर्डिंग दियर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट। तो अब यहाँ पे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी टर्म्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिनको हम यहाँ पे लेट्स से रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकती हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्ट्राइक हो सकता है, इसमें फैक्ट्री स्ट्राइक हो सकती है, यहाँ पे कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सकता है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो इसीलिए जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे या इवेंट्स यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है इसको हम मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। जो इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो यही यहाँ पे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग है यहाँ पर, जिनको फॉलो करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके। तो अब अगर यहाँ पे कुछ ऐसे एसेट्स हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है तो हम उन एसेट्स को तब तक यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमें उन एसेट्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तब तक हम यहाँ पे उन एसेट्स से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमें पहले इनको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा कि हमारे पास एसेट्स जो हैं वो एक्चुअली कितने अमाउंट में है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे उन एसेट्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज हम उन्हें नॉन मॉनेटरी कंसिडर करेंगे और उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। So you must be hearing some noise, so there is some construction going on, so I'm really sorry for the disturbance and the noise. So moving ahead, यहाँ पे जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है इसका ये एजम्पशन है कि यहाँ पे जो मनी की वैल्यू है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता है कि यहाँ पे मनी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो सकती है ड्यू टू इन्फ्लेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन अब क्योंकि एक प्रिंसिपल हमें मेक करना है, एक पैरामीटर के ऊपर हमें फॉलो करके हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, इसीलिए यहाँ पे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का ये एजम्पशन है कि जो मनी की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर यही एजम्पशन जो है वो लिमिटेशन भी है यहाँ पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का। सो मूविंग अहेड, थर्ड प्रिंसिपल है यहाँ पर पीरियोडिसिटी। तो अब यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल है उसको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं हम।
तो अब यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल है वो एक्चुअली यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इस कंसेप्ट को हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे अंडर कन्वेंशंस एंड एजम्पशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब यहाँ पे हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं ताकि हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल को समझ जाएं। तो अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बिजनेस है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे फॉरसीबल फ्यूचर तक रन करेगा बिजनेस। हम उसको नियर फ्यूचर में जो है वो क्लोज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हम जो बिजनेस है उसको हम क्लोज करने के लिए रन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो रन करेगा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक। तो इसीलिए यहाँ पे ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि बिजनेस को हमें रन करना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो जो बिज़नेस है वो रन करना चाहिए, और हम नियर फ्यूचर में उस बिज़नेस का जो क्लोजर है वो नहीं कर रहे हैं। तो अब पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल जो है वो कैसे रिलेटेड है यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। तो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अब जो बिज़नेस है, अब हमें पता है कि वो फॉरसीएबल फ्यूचर तक रन करेगा। तो अब यहाँ पे पीरियोडिसिटी के अंदर हम उस बिजनेस की जो लाइफ है उसको हम स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी अनसर्टेन पीरियड है बिजनेस का जिसमें वो रन करेगा उसको हम स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद वो जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। अब आप इसे रिलेट कर पाएंगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हमने क्यों किया है? पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही, कि हम यहाँ पे अपना जो बिजनेस है उसको यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड कर रहे हैं। जो अकाउंटिंग है वो हम इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे ताकि यहाँ पे जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। इसमें मैनेजर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूज़र्स के लिए यहाँ पे ये कन्वीनियंट होगा कि वो यहाँ पे जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है बिजनेस के रन करने का, कि अब यहाँ पे जब बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही हमें पता चल सकता है कि बिजनेस ने कितना अर्न किया है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं या इनकम है। तो अब उस अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक का वेट यहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो नहीं कर सकते, ओनर्स या फिर जो दूसरे यूज़र्स हैं वो नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पे बिजनेस की जो लाइफ है उसको स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद उस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि हमने उस टाइम स्पैन में, उस पीरियड ऑफ टाइम में हमने यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे बिजनेस है उसने कैसा परफॉर्म किया है, कितने उसके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ये हम देख सकते हैं। जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यही यहाँ पे पूरा कंसेप्ट होता है पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल का। तो अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कैसे ये रिलेटेड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि जो बिजनेस है वो अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रन करता है, उसे हम नियर फ्यूचर में क्लोज करने के लिए रन नहीं कर रहे होते हैं। हम यही अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक रन करेगा। तो अब ऐसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको हम यहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस ही इवेलुएट कर पाएंगे, विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि हम यहाँ पे उस
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को शॉर्ट स्पैन में कन्वर्ट करें और उसके बाद उस टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएँ। और यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन नहीं, बल्कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स है उसकी फाइलिंग को भी हम यहाँ पे इसी से समझ सकते हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से ही, कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे जो टैक्स है वो पे करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उनका टैक्स जो है वो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है और पेएबल होता है। तो इसमें यहाँ पे पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, सारे ही यूज़र्स के लिए। तो आई होप आप यहाँ पे पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल जो है या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है उसको समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, विच इज़ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. So I don't want to make this video too long for you. So we will discuss rest of the principles in the next video. So see you in the next video. Thank you.